नमस्कार। जय शिव शंभू। जैसा कि कल हमने राजस्थान की बोलियों के बारे में पढ़ा था, आज हम राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम उसी 10th क्लास की बुक से पढ़ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली जो बुक है, उसमें जो हम कल भाषा और साहित्य वाला टॉपिक लिया था, उसमें से कल हमने क्षेत्रीय बोलियों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। इस बुक में से कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और मैं आपको इसका आज एक प्रूफ देती हूँ। ये 2023 में जो फरवरी में रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, ये उसका पेपर है। इसमें से आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे देखिए, कल हमने जैसे पढ़ा था, इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है, वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र यानी मुख्य क्षेत्र कौन सा है वागड़ी बोली का? तो कल हमने पढ़ा था डूंगरपुर या बांसवाड़ा। मैंने बताया था आपको जिलों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इससे जो सीधे ही पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसमें है जो सीधे पूछा गया है, रीट मेंस का ही पेपर है। देखिए, कल जैसे हमने पढ़ा था, पश्चिमी क्षेत्र में जो मारवाड़ी बोली जाती है, उसी के लिए मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है रीट मेंस के पेपर में थोड़ा, तो उसीलिए ये मारवाड़ी कठेरी बोली है। यानी मारवाड़ी किधर की बोली है? तो क्या आएगा? जोधपुर। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में केवल जोधपुर ही आता है, सिरोही, भरतपुर, अजमेर ये नहीं आते हैं, जोधपुर ही आता है। तो इसलिए मारवाड़ी कहाँ की बोली हो गई? जोधपुर की। इसलिए इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और साहित्य में से तो कई बार सीधे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है, उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। यानी सिक्कों, अभिलेखों, ठीक है, मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है, उसे क्या कहेंगे? उस साहित्य को ही क्या कहेंगे? अभिलेखीय साहित्य। अभिलेख जो कहते हैं हम, अभिलेख क्या होते हैं? तो शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है, उसे कहा जाता है अभिलेखीय साहित्य। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अभिलेख या अभिलेखीय साहित्य किसे कहते हैं? तो ये जो शिलालेखों, सिक्कों और मोहरों में जो उत्कीर्ण होता है, वो साहित्य अभिलेखीय साहित्य होते हैं। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है, उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें काल दे रखे हैं, काल परक, प्रवृत्ति परक और कालक्रम, यानी कौन कौन से काल में कौन कौन से मतलब साहित्य हैं वो फेमस हुए हैं। जैसे प्राचीन काल है तो वीरगाथा काल, वो कहाँ से? 1050 से 1450, ठीक है। पूर्व मध्य काल में कौन सा फेमस रहा है साहित्य? भक्ति काल, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? 1450 से 1650 ईस्वी तक। पूर्व मध्य भारत में श्रृंगार, रीति, नीति परक काल 1650 से 1850। आधुनिक काल में जो अभी आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से उद्यतन, यानी अभी तक चल रहा है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन कालों में किस किस साहित्यकार ने अपनी रचनाएं लिखी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन काल, वीरगाथा काल। यानी प्राचीन काल कौन सा काल रहा है? वीरगाथा काल। ये क्वेश्चन आ सकता है, वीरगाथा काल कब से कब तक रहा? तो 1050 से 1450 तक। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काव्य में वीर प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आक्रमण हो रहे थे, उससे जो उन आक्रमणकर्ताओं से लड़ने के लिए हमारे जो सैनिक थे, उनमें वीर रस भरने के लिए ये जो इस काल में जो भी जितने भी साहित्य जिनको लिखे गए हैं या फिर रचना की गई है, वो कौन से साहित्य हुए? वीर साहित्य हुए, वीरगाथा काल साहित्य हुए, इसलिए से वीरगाथा काल का नाम दिया गया। इस काल में महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि रणमल छंद किसकी रचना है? तो किसकी है? श्रीधर व्यास की, ठीक है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय, यानी जैन रचनाकारों ने भी रचनाएं, जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वहाँ पर निशान लगा के बता दूंगी, तो आप नोट कर सकते हो।
क्योंकि बाकी स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर स्पीड से नहीं पढ़ूंगी तो फिर ये शायद वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों में धर्म और संस्कृति की व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष से मुक्त होने एवं समस्त प्रकार के विविधों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्ति होने लगा तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को ही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार की विविधताओं को मिटाते हुए सत समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों भक्तों की रचनाओं के अधिकांशतः कारण इस काल में भक्ति काल नाम दिया गया। यानी जो दूसरा काल था उसे कौन सा नाम दिया गया? पहले काल को तो कौन सा? वीर काल। और दूसरे काल को कौन सा नाम दिया गया? भक्ति काल। ठीक है। नेक्स्ट है, इस काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि जो हम संप्रदाय पढ़ते हैं वो सब इसी टाइम पे विकसित हुए। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व निपुण उपासन पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए, जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। ये क्या उस टाइम पे बोला गया कि जात पात कोई नहीं पूछता, जो हरि को बसता है वो हरि का होता है। ठीक है। इनके साथ सगुण भक्ति कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा का गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार रचनाओं में भक्ति शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौर की वेली किशनरी रुक्मणी, ये तो आप जानते होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी का। और ये जनरली पूछा ही जाता है कि वेली किशनरी रुक्मणी किसकी रचना है या पृथ्वीराज राठौर की रचना कौन सी है। अब इसमें देखिए, माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईसरदास की हरिरस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ईश्वरदास, ये हरिरस रचना किसकी है? ये क्या आपको जो क्वेश्चन आता है वो एकदम मैचिंग करने वाला जो क्वेश्चन आता है, मिलान वाला, उसमें दे सकते हैं। जैसे रचनाएं दे देंगे, फिर उनके जो रचयिता हैं उनके आपको नाम पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईश्वरदास की हरिरस और देवियाण सयाजी की झूला की नाग दमन। ठीक है। ये रचनाएं क्या है जो कि भक्ति काल में फेमस हुई और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तर मध्य काल, श्रृंगार रीति नीति परक काल। यानी उत्तर मध्य काल था जो कौन सा था? श्रृंगार को समर्पित था। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेम आख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक, ठीक है, ये देखिए मंछाराम ने कौन सी लिखी है? रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में रजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। तो ठीक है, ये कौन से काल में देख लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं कौन से काल की हैं। तो रजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं कौन से काल की हैं? श्रृंगार रीति और नीतिपरक काल की। ठीक है। यानी उत्तर मध्य काल में ये वाली रचनाएं लिखी गई हैं। और ये आप याद रखिए, कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक लिखी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आधुनिक काल, विविध विषयों और विधाओं से युक्त। आधुनिक काल यानी जो हमारा काल चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जो काल रहा है उसे आधुनिक काल का नाम दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य में से अछूत नहीं रहा और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कविराज वांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया, जिससे क्रांतिकारी विचारों के समाज में चेतना जागृत हुई और इस चेतना को आगे पीढ़ी में साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्र प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुए। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं का प्रचुर साहित्य सामग्री सृजन हो रहा है और उस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और तथा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, राजस्थान में जो आधुनिक युग में जो रचनाएं लिखी गई उन्हें दो शैलियों में बांटा गया, गद्य शैली
शैली और पद्य शैली। तो देखिए अब नीचे क्वेश्चन, ये जो चीज़ें आगे आने वाली गद्य शैली और पद्य शैली, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से छवि गद्य के हैं और कौन से छवि कवि पद्य के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इनसे पूछ लिया जा सकता है। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं, विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात, यानी जो हम अपना इतिहास लिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ख्यात। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो अपना इतिहास लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? ख्यात। इस बुक में से कुछ भी पूछा है, कोई सी भी लाइन कहीं से भी उठाकर पूछ लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वहाँ वहाँ बताऊँगी। मैं जल्दी इसलिए ही पढ़ रही हूँ क्योंकि नहीं पढ़ूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे दयाल दास श्री ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी। देखिए अब दयाल दास ने अपनी ख्यात में यानी बखान में किसका वर्णन किया? बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित किया। यानी इन्होंने किसका? बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास किसने लिया? दयाल दास श्री ख्यात में इन्होंने लिखा है। मुनोत नेन्सी द्वारा रचित। मुनोत नेन्सी ख्यात इस परंपरा की, ये तो हम सभी जानते हैं। मुनोत नेन्सी ने कौन सी लिखी है? मुनोत नेन्सी ख्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वचनिका। अब देखिए हम वचनिका किसे कहते हैं? संस्कृत के वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिका में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खींचीरी वाचनिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवदास गार्डन ने कौन सी लिखी है? अचलदास खींचीरी वाचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौर रतन सिंह महसदा स्रोत वचनिका। देख लीजिए ये जो दो वचनिका दे रखी हैं जिसमें से शिवदास गार्डन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आती है दवावेद। दवावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वाचनिका काव्य रूप की ही तरह ही है। वाचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेद उर्दू और फारसी में। अब देखिए ये भी वाचनिका की तरह ही है, यानी उनके बारे में बताया जाता है जिसके बारे में लिखी जाती है। तो अब ये दवावेद को क्या है? उसको लिखा जाता है राजस्थानी भाषा में, और जो वाचनिका होती है उसको राजस्थानी भाषा में लिखा जाता है। दवावेद होती है उसको उर्दू और फारसी में लिखा जाता है। ठीक है, इनके कथा का नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्षिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रभायुक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत। ठीक है, ये याद रखनी है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंहरी दवावेत, राजा जयसिंहरी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। यानी ये पूछ सकते हैं दवावेत है क्या? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दवावेत है क्या? तो दवावेत भी क्या है? एक वाचनिका का ही एक रूप है, लेकिन उसे किस में लिखते हैं? उर्दू और फारसी में। ठीक है, नेक्स्ट है वाद। कहानी की तरह बात को कहने और सुनने की विशेषता विधायक, यानी कहानी की तरह किसी भी बात को कहना क्या है? बात। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा। बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग जिससे कि कथाकार को आगे की श्रोता रुचि ले रहा है या नहीं देता रहता है, यानी हुंकारा देते रहते। कहानी कहने वाला कहता है और सुनने वाला हुंकारा देता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों की बातें मिलती। अब देखिए ये वाली देखने वाली बात है कि इसमें गद्य पद और गद्य पद में तीनों रूपों में इसको लिखा जाता है। राव अमर सिंह रिवात, खींचिया रिवात, पाबूजी रिवात, कान्हड़ दे रिवात, अचलदास खींची रिवात आदि प्रमुख है। तो ये वात क्या होती है? पूछ सकते हैं वात क्या होती है? वात क्या होती है? एक कहानी की तरह किसी का बखान करना होता है। ठीक है,